एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी राधा, छोटा बेटा दीपक और बड़ी बेटी मीरा रहती थी। हरिया अपना परिवार पालने के लिए शहर में चाय का ठेला लगाकर चाय बेचा करता था। हरिया का बेटा दीपक 7वीं कक्षा में पढ़ता था और बेटी मीरा 12वीं कक्षा में। दीपक का स्कूल घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसकी वजह से उसे पैदल ही स्कूल में जाना पड़ता था। हरिया जब रात को थके हारे घर लौटता तो दीपक दिन भर की परेशानियां अपने पिता को बताना शुरू कर देता। पापा जी, तुम तो हमारी मजबूरी समझते ही नहीं। घर से मुझे रोज पैदल स्कूल जाना पड़ता है। हमारे स्कूल के सभी बच्चों के पास साइकिल है। वह साइकिल चलाकर 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हैं और मैं पैदल के चक्कर में स्कूल में लेट हो जाता हूँ। आप कब से कह रहे हो मेरी नई साइकिल आ जाएगी, कब आएगी? दीपक की माँ उसकी बात को काटते हुए बोली, तुम्हारे पापा अभी अभी थके हारे आए हैं, उन्हें खाना खा लेने दो। अभी घर का बजट ठीक नहीं है, चाय भी बहुत कम बिक रही है। चीनी और चाय पत्ती कितनी महंगी हो गई है, और दूध का तो नाम ही ना लो। अब चाय बेचने में वह बात नहीं रही। थोड़ी बहुत बचत होती है तो आधे से ज्यादा तुम्हारे पिताजी चाय उधार बांट कर आ जाते हैं। और मुझे देख, एक पुरानी साड़ी कब से पहन रखी है। हर बार नया त्योहार आता है, सोचती हूँ इस त्योहार में नई साड़ी लूंगी, मगर वह त्योहार भी यूं ही निकल जाते हैं और मैं मन मार कर रह जाती हूँ। मीरा 12वीं क्लास में पढ़ती है, उसकी शादी के लिए भी तो पैसे इकट्ठे करने हैं, लेकिन घर में एक फूटी कौड़ी भी जमा नहीं हो पाती। बेटा, हम भला उस मकान में रहने वाले बड़े लोगों की बराबरी कैसे कर सकते हैं? दीपक के पिता हरिया कुछ सोचते हुए बोले, बेटा, बचपन में हम भी स्कूल पैदल ही जाया करते थे और कभी कभी तो पैर में दर्द भी हो जाता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों की पढ़ाई की खातिर नया बस्ता, नई ज्योमेट्री बॉक्स, नए जूते और नई वर्दी कैसे न कैसे करके दिला ही देता है, तो फिर हम क्यों पीछे रह जाए? मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए नई साइकिल का इंतजाम जरूर करूंगा, ताकि तुम्हें स्कूल पैदल न जाना पड़े। सुबह का सूरज निकल चुका था। हरिया बीवी बच्चों के जागने से पहले ही बिना कुछ खाए पिए अपने चाय के ठेले की तरफ चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसे याद आया कि उसका एक मित्र चाय का ठेला खरीदने की बात कर रहा था। वो पूरे 5,000 रुपए देने के लिए तैयार था। उस समय मैंने अपने मित्र को कहा था, यह तो मेरी रोजी रोटी है, मैं यह कैसे बेच सकता हूँ? इस छोटी सी दुकान से मेरा परिवार चलता है। चौक पर पहुंचने के बाद हरिया रुका। एक रास्ता चाय की दुकान की तरफ जा रहा था और दूसरा रास्ता हरिया के मित्र संजय कुमार के घर। हरिया सोचने लगा, अगर चाय का ठेला बेच दूं तो दीपक के लिए बाजार से एक नई साइकिल खरीद लाऊंगा, फिर दीपक को स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर चाय का ठेला बेच दिया तो 2 पैसे कहाँ से कमाऊंगा, और जो इतने लोगों को चाय उधार दी हुई है उनसे पैसे कैसे वापस लूंगा? हरिया वहीं चौक पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तुम ही कुछ मदद करो। तभी उसके पास एक 5 वर्ष का नन्हा सा बालक आया और आकर हरिया के पास खड़ा हो गया। हरिया ने उस नन्हे बच्चे से उसका नाम पूछा। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? वह बच्चा कुछ नहीं बोलता। हरिया ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और अपने मित्र संजय के पास तेज तेज कदमों से चलने लगा। उसे डर था कहीं उसका मित्र ड्यूटी के लिए घर से निकल ना जाए। एक बड़े से मकान के सामने हरिया रुक गया। संजय अपने घर से निकल ही रहा था। हरिया को आता देख वो रुक गया और हरिया का हाल चाल पूछने लगा। और हरिया भाई, कैसे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? हरिया ने बीती रात की सारी कहानी बता दी। तब संजय ने कहा, देखो भाई हरिया, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। 5,000 रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम दीपक के लिए नई साइकिल भी खरीद लोगे, तुम्हारा बच्चा स्कूल से साइकिल भी जाएगा। लेकिन तुम तो जानते ही हो, शहर के अंदर एक छोटी सी नौकरी भी बड़ी कठिनाई से मिलती है। मेरी बात मानो, चाय का ठेला मत बेचो। घर में तुम ही एक कमाने वाले हो और तुम ही बेरोजगार हो जाओगे तो घर में बच्चे और भाभी कहाँ से खाना खाएंगे? हरिया कहने लगा,
भाई, शहर में बहुत से मजदूरी वाले काम हैं, उनमें से एक काम कर लूंगा। संजय तुरंत घर के अंदर जाता है और 5,000 रुपए लेकर वापस आता है और लाकर हरिया को दे देता है और कहता है, हाँ हरिया भाई, कुछ चाय पानी तो पीते जाओ। हरिया कहता है, आज नहीं भाई, अभी जल्दी में हूँ, फिर कभी मिलते हैं। इतना बोलकर हरिया तुरंत चल पड़ा। पुलिस स्टेशन 3 किलोमीटर दूरी पर था। हरिया सोचने लगा, पहले इस बच्चे को पुलिस स्टेशन जमा करवा देता हूँ, बाकी काम बाद में करूँगा। हरिया चलते चलते अभी आधा किलोमीटर ही चला होगा। रास्ते में उसे एक दुकान दिखाई दी। बहुत सारी छोटी छोटी बच्चों की साइकिलें दिखाई देने पर हरिया वही साइकिल की दुकान पर खड़ा होकर दीपक के लिए अच्छी सी साइकिल देखने लगा। तभी दुकान का मालिक बाहर आया और बोला, कहो भाई साहब, कौन सी साइकिल दिखाऊं? दुकानदार हरिया की गोद में 5 साल के बच्चे को देखकर एकदम चौंक गया। उसने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फोन में बताने लगा, पूजा बहन, तुम्हारा बेटा वंश मिल गया है। यहाँ एक व्यक्ति उसे लेकर आया है। दुकानदार तुरंत हरिया को कमरे के अंदर ले गया और ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और कहने लगा, यह मेरी बहन पूजा का बेटा है और मैं इस बच्चे का मामा हूँ। मेरी बहन सुबह सुबह वॉक करने के लिए पार्क में जाती है, तो वंश भी जिद करके साथ में चल पड़ा और ना जाने खेलते खेलते कहाँ गायब हो गया। हम सब सुबह से इसे ढूंढने में लगे हैं। तुम कोई नेक इंसान दिखाई देते हो। अगर वंश न मिलता तो मेरी बहन का रो रो के बुरा हाल हो जाता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम यहाँ साइकिल देखने आए थे ना? इस दुकान में जो भी साइकिल तुम्हें पसंद आए तुम ले जा सकते हो। हरिया ने कहा, जी मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपये है, तो तुम कोई ऐसी साइकिल दिखा दो जिसकी कीमत 5,000 रुपये हो। दुकानदार हरिया को देखने लगा और बोला, मैं इस वंश का मामा हूँ, इसके लिए तो मैं पूरी दुकान लुटा सकता हूँ। मैं तुमसे पैसे मांग लूँ, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारे घर में जितने बच्चे हैं उतनी साइकिलें तुम ले जा सकते हो। शाम हो चुकी थी। दीपक बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। वो माँ से कहने लगा, माँ, मुझे नहीं चाहिए साइकिल, मुझे मेरे पापा चाहिए। न जाने कहाँ चले गए। तब मीरा बोली, तूने ही तो जिद की थी पापा से साइकिल खरीदने के लिए। बेचारे पापा न जाने कहाँ भटक रहे होंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक ने तुरंत दरवाजा खोला। देखा तो सामने पापा खड़े हैं और उनके पीछे रिक्शा खड़ा हुआ है। उसमें 2 नई साइकिलें रखी हुई हैं। हरिया ने कहा, मेरे बच्चों, एक साइकिल मीरा की, एक साइकिल दीपक की। अब तुम्हें स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ेगा। हरिया ने वह 5,000 रुपए घर आते समय संजय की पत्नी को वापस लौटा दिए थे। हरिया अगली सुबह रोज की तरह अपने उसी पुराने ठिकाने पर चाय बेचने के लिए चल पड़ा। एक गांव में शीला नाम की एक महिला रहती थी। उसका 18 साल का एक ही बेटा था जिसका नाम राजू था, जो कि घर छोड़कर भाग गया था। उसके पति की मृत्यु कुछ साल पहले ही हुई थी। वह अपना पेट पालने के लिए समोसे बेचा करती थी। आओ समोसे समोसे, गरम गरम समोसे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, बार बार आओगे तो खाते रह जाओगे। आओ और खाओ समोसे, स्वादिष्ट नमकीन ताजा। थोड़ी देर बाद एक मुसाफिर आता है। अरे ओ अम्मा, समोसे कैसे दे रही हो? ताजा है क्या? बिल्कुल ताजा है साहब, मैं अभी अभी बनाकर लाई हूँ। ले लीजिए, 2 रुपए के 5, 1 रुपए के 2। तो 2 ही दे दो, ले लो 1 रुपया। अब क्यों साहब, आप 2 रुपए का लीजिए ना, 5 मिलेगा 5। बस आप ही सिर्फ 1 रुपये का दे दो। तो ठीक है, आपकी मर्जी। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं साहब? 5 बजने में 4 मिनट बाकी है। हे भगवान, आज भी उस पागल के आने का समय हो रहा है। हे प्रभु, आज सब कुछ जानते हैं। मैं रोज उसको समोसे देती हूँ, फिर भी उसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं निकलता। बदले में रोज समोसे के पैसे भी ना देकर मुझे गाली देकर चला जाता है।
मैं कब तक उसको क्षमा करूं? आप तो जानते ही हैं मेरे नाथ कि मैं एक साधारण औरत हूँ, मैं धर्मी नहीं हूँ। आज मैं उसको जरूर सिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। चूहों को मारने की दवा समोसे में डालकर उस पागल को दे दूंगी। किसको यह पता चलेगा कि मैंने ऐसा किया है? किसी को भी पता नहीं चलेगा। अरे पागल है ना वह, जाएगा, खाएगा और मरेगा। रोज मुफ्त में भर पेट समोसे खाने के बाद मुझको देता है, सिर्फ गाली ही गाली। आज मैं देख लूंगी। लेकिन वह भय के मारे कांपने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाद में मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मेरा मन ऐसी बुराई करने से मुझे रोक रहा है। मैं क्या करूं? पागल रंगमंच पर आता है और जोर से हंसते हुए कहता है, अरे बुढ़िया, आसमान के नीचे इस धरती पर स्त्रियों में तुम जैसी कौन है इतनी उदार? ओ सुनो, मेरा यह आदेश है, इस महादेश के राजा का आदेश है, मुझे समोसे दो, नहीं तो इधर रखो समोसे। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या मैं जहर मिलाकर समोसे में दे दूं? हे भगवान, इसी समय मैं बहुत परेशान हूँ। यह क्या जिंदगी है? शीला उस पागल को समोसे दे देती है और वो वहाँ से चला जाता। सड़क पर पागल समोसे खाते और गीत गाते हुए जा रहा है। उसी समय एक लड़का आता है। वह उसी समोसे वाली का खोया हुआ बेटा राजू है। वह पागल के हाथ में समोसे देखकर कहता है, ओ भाई, जरा मेरी बात सुनो। देखो, मैं भूख से मारा जा रहा हूँ। 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ओ मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। हैं? तुम कौन हो? आओ, तुम समोसे खाओगे? ले लो ये समोसे, भर पेट खा लो। मुफ्त में मुझको रोज समोसे मिलते हैं और मुफ्त में मैं तुमको दे रहा हूँ। अम्मा, अम्मा, मैं घर वापस आ गया। देखो, मैं तुम्हारा बेटा राजू आ गया हूँ। कौन? कौन? मेरा बेटा राजू? तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? तुम्हारे जाने के बाद से मैं एक रात भी नहीं सो पाई। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? कम से कम कुछ बताकर तो जाना चाहिए था। अम्मा, मुझसे गलती हो गई, माफ करो अम्मा। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं तुम्हें कभी भी अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ, कभी नहीं। ठीक है बेटा, जो कुछ भी हुआ सब हमारी भलाई के लिए ही हुआ। विश्वास करने वालों को ईश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल जाती हूँ। फिर अपनी अम्मा को ऐसा कष्ट कभी मत देना। लगता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाय रे, कितने दुबले पतले हो गए हो तुम। हाँ माँ, मैं कई दिनों तक भूख से तड़पता रहा, मगर किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। और हाँ माँ, आज मैं भूख से रास्ते में मरने ही वाला था, परंतु ठीक उसी समय वहाँ एक पागल समोसे खाते हुए आया। जब मैंने उससे समोसे मांगा तब वो सारे समोसे मुझको देकर चला गया। मैंने शीघ्र ही सारे समोसे खा लिए और भरपेट पानी भी पी लिया और इस तरह से घर पहुंच सका, वरना मैं रास्ते में ही मर गया होता। शीला बेहोश होकर गिर जाती है। हाँ, ओ मेरा बेटा, मेरा बेटा। तुमको क्या हुआ अम्मा? तुम इतनी दुखी और परेशान क्यों हो? तुम्हारा बेटा तो आ गया ना, तो फिर तुम क्यों दुखी हो माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं कैसे इन सारी घटनाओं के बारे में तुझे बताऊं? वह पागल, ये सारे समोसे, मैं कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अब से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हम जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। यदि हम अच्छी चीजें दूसरों को देंगे तो बदले में अच्छी चीजें हमको वापस भी मिलेंगी। अब जाओ बेटा, तुम जाकर नहाओ। राजू के जाने के बाद शीला दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। इनसे मिलिए, ये है कमला जी। इनके पति का देहांत आज से 2 साल पहले ही हो गया था।
कमला जी के 2 ही बेटे हैं और वो दोनों शादीशुदा है। बड़े बेटे का नाम है दिनेश, जो कि अपनी छोटी सी जमीन में खेती बाड़ी का काम करते हैं, और छोटे बेटे का नाम है राकेश, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। अब जरा इनसे मिलिए। ये है बड़ी बहू पूजा, जो कि गांव की रहने वाली है और पूरा दिन घर के काम में लगी रहती है। और ये है छोटी बहू तापसी, जो कि ग्रेजुएट है और पूरा दिन पढ़ाई और कभी कभी घर का छोटा मोटा काम कर लेती है। एक दिन छोटी बहू किसी अखबार में विज्ञापन देखकर अपने पति के पास आई और बोली, सुनिए जी, हमारे बगल में जो बड़ा सा प्राइवेट स्कूल है ना, उस स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वहां इंटरव्यू देने चली जाऊं। तापसी, यह भी कोई पूछने वाली बात है? आखिर इतनी पढ़ी लिखी होने का क्या फायदा जो घर में सिर्फ खाना बनाओ। अगले दिन तापसी इंटरव्यू देने जाती है और शाम को आते वक्त मिठाई का डिब्बा लेकर घर आती है, क्योंकि उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। घर आते ही अपने पति से कहती है, राकेश जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी नौकरी लग गई। अरे तापसी, यह तो बहुत खुशी की बात है। आज से मेरी पत्नी तो नौकरी वाली हो गई है। कम से कम घर के खर्चों में तो हाथ बटाएगी। तभी बड़ी बहू पूजा भी आ जाती है और अपनी देवरानी को बधाई देते हुए कहती है, यह तो बहुत खुशी की बात है तापसी, तुमने अपनी पढ़ाई का सही उपयोग किया। काश मैं भी तुम्हारे जैसी ग्रेजुएट होती तो मैं भी नौकरी करती। तभी कमला जी भी आ जाती है और कहती हैं, अरे बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, अगल बगल के कपड़े ही सील ले, उससे भी आमदनी हो जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें घर में बैठने से फुर्सत मिले तब तो कुछ करोगी। हाँ भाभी, सासू माँ सही कह रही है, घर में भी तो आप कुछ काम कर सकती हैं। आप चाहे तो अपना बुटीक खोल सकती है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो, एक बहू तो नौकरी करती है और दूसरी बहू घर में सिर्फ खाना बनाती है और बैठकर आराम फरमाती है। तापसी, तुम घर के कामों को इतना छोटा क्यों समझती हो? घर के काम से फुर्सत मिले तब तो कोई बाहर का काम करे, और मुझे लगता है कि घर के काम करने में कोई बुराई नहीं। भाभी, बचपन से मैं कभी हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती थी। मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं नौकरी करूंगी, और आज मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बहुत खुश हूँ। घर के काम में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। छोटी बहू, लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना। आज एक साथ हो तो बड़ी बहू काम कर देती है, लेकिन जब अलग रहने लगे तो तुम्हें अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना। देखिए मम्मी जी, या तो मैं नौकरी करूंगी या घर का काम करूंगी। एक साथ मैं 2 काम नहीं कर सकती हूँ। भाभी जब कुछ नहीं करती है तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। बड़ी बहू पूजा चुपचाप खड़े होकर अपनी देवरानी तापसी की बातें सुनती रही, क्योंकि वह स्वभाव से सीधी थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला। तापसी जब से नौकरी लगी थी, उसे अपनी नौकरी का घमंड हो गया था। संडे का दिन था, सब लोग देर से सोए हुए थे, लेकिन पूजा सुबह सुबह उठकर घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका पति दिनेश बोला, पूजा, माना कि तुम तापसी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है इंसान नौकरी ही करे। तुम क्या अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह झाड़ू लगाने और घर के काम में बिता दोगी? अपना काम तो नौकरी से भी अच्छा होता है पूजा। सही कह रहे हो। आपकी मम्मी जी भी कई दिनों से कह रही थी कि मुझ में कढ़ाई सिलाई का हुनर तो है, मैं अपनी खुद की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हूँ। मैं आपसे पूछने ही वाली थी। पूजा, इसमें पूछने की क्या बात है? अगले महीने मैं शहर में तुम्हारे लिए कोई किराए की दुकान ढूंढ दूंगा। लेकिन दिनेश, इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? देखो पूजा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि जब से तापसी ने नौकरी ज्वाइन की है, तब से माँ का रवैया तुम्हारे प्रति बदल गया है। तुम्हारी इस तरह से इज्जत नहीं होती जैसी कि तापसी की करती है। माँ को ये लगता है
कि तापसी नौकरी करती है, इसीलिए वह तुमसे ज़्यादा काबिल है। इसीलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। घर के कामों के लिए हम कोई नौकरानी भी तो रख सकते हैं। इतना बोलकर दिनेश अपने खेत पर चला जाता है। एक दिन कमला जी की पड़ोसन बिमला उनके घर आई। ड्राइंग रूम में बैठकर दोनों आपस में बात कर रही थीं कि तभी बड़ी बहू पूजा चाय और बिस्किट लेकर आई। अरे बड़ी बहू, मुझे आए आधा घंटा से ज्यादा हो गया, लेकिन छोटी बहू अभी तक नजर नहीं आई। कहाँ है वो? बिमला, तुम्हें नहीं पता छोटी बहू अब नौकरी करने लगी है? तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले ही नौकरी करके घर आई है। अपने कमरे में आराम कर रही होगी। अभी बुलाती हूँ उसे। अरे ओ छोटी बहू, जरा इधर आओ तो, बिमला आई है, तुमसे मिलना चाहती है। छोटी बहू ने अपने कमरे से आकर बिमला जी को नमस्ते किया। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बेटा, नमस्ते नमस्ते, मेरे बगल में बैठ जाओ। क्या बताऊं आंटी जी, जब से मैंने नौकरी ज्वाइन करी है, नौकरी से आते ही थक जाती हूँ, इसलिए आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। कमला, आपने बताया नहीं कभी कि आपकी छोटी बहू नौकरी करने लगी है। अरे बिमला, मैं तुम्हें बताना भूल गई। अभी कुछ दिनों से पहले तापसी नौकरी करने जा रही है। कमला, आपकी दोनों बहुएं कितनी अच्छी है। छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू ने कितने अच्छे से घर को संभाल रखा है। और मेरी बहुओं को देख लो, पूरा दिन कुछ नहीं करती, पूरा दिन आराम फरमाती है। आंटी जी, मैं भी अगले महीने से अपना बुटीक खोल रही हूँ। क्यों मम्मी जी? बिमला, बड़ी बहू सही कह रही है। मैंने ही इसे सलाह दी कि कब तक घर के कामों में उलझी रहेगी। आखिर तेरे पास भी सिलाई कढ़ाई का हुनर है, उसका इस्तेमाल कर। कुछ दिनों के बाद पूजा अपना बुटीक खोल लेती है और उसका काम अच्छा चल जाता है, और इधर तापसी की नौकरी छूट जाती है, जिसकी वजह से वह परेशान रहने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला अपनी छोटी बहू तापसी से कहती है, अरे तापसी, इस तरह कैसे काम चलेगा? और कुछ नहीं तो पूजा के साथ ही बुटीक पर काम कर लो। अरे अपना काम तो नौकरी से भी अच्छा होता है। आप सही कह रही हो मम्मी जी, मैं कल से ही पूजा के साथ बुटीक पर काम करने के लिए जाऊंगी, और कुछ नहीं तो कम से कम अपना खर्चा तो चला सकूंगी। तापसी मन ही मन सोचने लगी कि मैं कितनी गलत थी। जिस नौकरी का मुझे घमंड था, वो आज मेरे पास नहीं रही। मैंने अपनी जेठानी को पता नहीं क्या क्या बोला था, और वो बेचारी चुपचाप सुनती रही। शाम को जब पूजा बुटीक से वापस आई तो तापसी ने उससे माफी मांगी। बहन, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी। मैंने पता नहीं आपसे क्या क्या बोला, लेकिन आप हमेशा चुपचाप सुनते रही। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे तापसी, तू कैसी बातें कर रही है? तू तो मुझसे छोटी है, और बड़ों का काम होता है माफ करना। क्या हुआ अगर तेरी नौकरी चली गई? हम दोनों बहन अपना बुटीक चलाएंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। अगले दिन से ही पूजा और तापसी अपनी दुकान पर जाने लगी।